बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 23 सवाल मैंने अवैस इकबाल और किसी भी और मोहलत की तरफ मैंने भेजे थे, जिसका अवैस इकबाल साहब ने मैं ये कह के आपको मिसलीड नहीं करूँगा, जवाब दिया है। मैं ये कहूँगा कि एक वीडियो बनाई है जिसमें कहीं कहीं जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग और वो आएँ बाएँ शाएँ हैं। वैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था सोशल मीडिया पे कि इस इंसान ने सिर्फ डिफ्लेक्ट ही करना है, दैट्स ऑल। और ये मैं बात बार बार कहता हूँ कि इल्हाद हो या नज़रिया इर्तका हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ सिर्फ इस पे सवाल उठाना शुरू कर दें, ये बिल्कुल ऐसे पिघलना शुरू हो जाते हैं जैसे धूप में बर्फ़। एंड हियर इट इज़। बहरहाल, अब चूंकि उन्होंने एक वीडियो बनाई है तो वीडियो का जवाब तो वीडियो में ही दिया जा सकता है। मेरी वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कि मैं कॉन्टेक्स्ट का ख्याल करते हुए कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ पे बात करूँ उसका एक हवाला मैं ज़रूर दिखा दूँ, विच मीन्स कि मुझे उनके वीडियो दिखानी पड़ेगी और फिर उस पे जो मेरा तबसरा है तो बेयर विद अस, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो आपके इस सिर्फ जो वक्त है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये लंबे अरसे तक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहना है। इसमें से क्लिप्स निकलने हैं, इसको तहरीर की सूरत में बाद में लोगों ने चेंज करना है, तो ये ज़रूरी है कि ये इतना तफसीली जवाब दिया जाए, अगरचे आधा से ज़्यादा टाइम जो है वो गालबन उनकी अपनी जो वीडियो है वही ले लेगी। सो हियर इट गोस, जो उनका पहला सवाल है। इल्हाद का दावा है कि हर चीज मादी है, मेटेरियलिस्टिक है, आपका जिस्म एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको गुस्सा भी आता है, खुशी भी होती है, फिक्र भी होती है, आपके अंदर फहम भी है, दानिश भी है। क्या आप दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके एटम्स की कन्फिग्रेशन इस तरह से हुई है कि आज ये तमाम इमोशंस आपके अंदर पाए जाते हैं? तो ये राजा साहब ने सवाल किया था। तो राजा साहब, इल्हाद का ऐसा कोई दावा नहीं है कि हर चीज माती है या माती नहीं है। ये इल्हाद का मसला ही नहीं है। इल्हाद सिर्फ और सिर्फ मजहबी खुदा की मौजूदगी से इनकार का नाम है। जिस मजहबी खुदा का तारुफ आप अपने मजहब के जरिए हमसे करवाते हैं, तो जब हम उस खुदा के मुबैना एट्रीब्यूट्स का मंतकी तज्जिया करते हैं तो हासिल जवाब 0/0 आता है। रही बात कि हमारा जिस्म एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो जनाब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी या हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा छिपकली और चमगादड़ का जिस्म भी एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करता है। मगर उसके बावजूद छिपकली और चमगादड़ फिक्र, फहम और दानिश से महरूम है। ये फिक्र, फहम और दानिश या गुस्सा या खुशी उस हायर इंटेलिजेंस की मैनिफेस्टेशन है जो एवोल्यूशनरी चेन के ऊपर खड़े हुए जानदारों में नजर आती है। जैसे आपको मुझ पर गुस्सा आता है कि मैं आपके मजहब को झूठा क्यों कहता हूं, वैसे मुझे भी खुशी होती है कि आप हमारे सवाल पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ये गुस्सा या खुशी उस वायरस या बैक्टीरिया को नहीं हो सकती जो आपके गले या बड़ी आंत में एग्जिस्ट करता है। हालांकि वायरस और बैक्टीरिया की एटॉमिक एग्जिस्टेंस से आप इनकार कर सकते हैं, न मैं। आपके आखिरी हिस्से से शुरू करते हैं, जो आपने कहा कि हमें गुस्सा आता है कि हम आप हमारे पता नहीं मज़हब को ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। नहीं भाई, क्यों हमें गुस्सा आएगा? एंटरटेनमेंट पे हंसा जाता है, गुस्सा नहीं आता। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का जो दुनिया में माहौल बना हुआ है उसमें हमें अवैस इकबाल मिले हुए हैं। तो दैट्स समथिंग दैट वी चेरिश एक्चुअली। दूसरी बात आपने कही कि आपके सवालात जो हैं वो हमारी तरफ आते हैं। ये जितने भी मुल्हिदीन हैं आमतौर पे जो प्रॉपर डिबेट्स को अवॉइड करते हैं, ये उनका एक तरीका कार होता है कि बीच बीच में ऐसी बातें कह दो कि दूसरा जवाब ना दे। कि जैसे मैं शरारत करके मैं कह दूंगा कि देखे ना जी, मेरा कंटेंट आपके पेज पे आ रहा है तो मेरा तो काम फैल रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कैसर साहब कहेंगे नहीं नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं उनकी बातों का जवाब दूँ या उनकी वीडियो चलाऊँ। फिर क्या होगा? फिर मैं कैसे कहूँगा यार कैसर ने तो जवाब ही नहीं दिया। बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज कि अगर किसी के घर में चूहा, छिपकली, मेंढक कोई इस तरह सी चीज़ आ जाए तो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। अब वो इस डर से उसको घर के अंदर तो नहीं रखता कि बाहर वाले लोग क्या कहेंगे कि यार देखो इनके घर में ये था। नो सर, वी डोंट थिंक लाइक दैट। एनीवे, आते हैं जो असल सब्सटेंस है उसकी तरफ। आए बाएं शाएं मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में से मैं इसको इग्नोर करता रहूं, बट स्टिल योर क्वेश्चन, जो आपने जवाब दिया है वो ये है कि हम तो नहीं कहते कि इल्हाद जो है उसका मटेरियलिज्म का कोई दावा है और ये है और वो है। ये दावा नहीं है आप लोगों का? कभी पढ़ा इल्हाद क्या होता है? नो, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक यू हैव एवर। इल्हाद को नाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मटीरियलिज्म, इन सारी चीज़ों और नंबर ऑफ अदर इज़म्स, इनकी बैसाखी की ज़रूरत होती है, वरना तो हमारा आपसे कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं। अगर आप लोग मटीरियलिस्ट ना हों तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि इमटीरियल या नॉन मटीरियल एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। दैट ऑटोमेटिकली खुदा की तरफ चीज़ पॉइंट करती है। लेकिन चूंकि आपके नज़दीक वो नहीं हो सकता, देयर फॉर इट हैज़ टू बी कि हर चीज़ की जो रिडक्शन है वो मैटर पे हो। इसको रिडक्शनिज्म भी कहते हैं, मटीरियलिज्म भी कहते हैं, साइंटिफिक रिडक्शनिज्म भी कहते हैं, एंड सो फोर्थ। ये आप ही का नज़रिया है, कभी पढ़ लिया करें इसको। बाकी आपने ये कहा कि छिपकली वगैरह जो है उनकी तो वो भी मैटर के ही बने हुए हैं, लेकिन उनमें तो फ़हम शऊर वगैरह नहीं। किसने कहा नहीं होता भाई?
भाई इंसानी शऊर एक और चीज़ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि छिपकली को अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। उसका मतलब ये तो नहीं है कि अवैस इकबाल साहब को भी बैठे हुए हों और कुछ छिपकली आके उनकी गोद में उनको अपना समझ के बैठना शुरू कर दे। वो अवॉइड करेगी, जैसे सारे इंसानों को अवॉइड करती है, क्योंकि उसके अंदर इतना सेंस है। वो जो सेंस है ना, वो मटीरियल नहीं है। ये आपने जवाब देना था कि हाउ डू यू जस्टिफाई दैट। अभी तो पहला ही सवाल था, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल राजा साहब का यह था कि अगर हर चीज मैटेरियलिस्टिक है तो सेंस ऑफ जस्टिस या मोरालिटी जो है उसे आप किस ग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो मेटाफिजिकल है। वाह राजा साहब वाह। राजा साहब, सेंस ऑफ जस्टिस या अखलाकी शऊर मेटाफिजिकल नहीं है, ये उस 1400 ग्राम के दिमाग का फंक्शन है जो आपकी खोपड़ी या स्कल के अंदर पाया जाता है। अगर आपका जिस्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका दिमाग एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका दिमाग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसमें न्यूरल सर्किट्स की म्यूचुअल कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर उसमें म्यूचुअल कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ख्यालात कहां से आएंगे, और उनमें से मखसूस ख्यालात को आप सेंस ऑफ जस्टिस या अखलाकी शऊर भी कहते हैं। वैसे इस सवाल का इल्हाद से क्या ताल्लुक है, और ये भी बताइएगा कि मट्टी के पुतले में रूह फूंकने से आदम कैसे पैदा हुए और उनकी बाएं पसली से हव्वा नौमा की पैदा हुई थी या 18 साल की। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत बात फरमाई है जनाब हमारे मुल्हिद बेसमर ने, कि जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो मेटाफिजिकल नहीं होता। भाई मेटाफिजिकल नहीं होता तो वो सेंस जो है, तो या तो सेंस की कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो हमें बताएं। इट्स सिंपली नॉट गुड इनफ कि आप ये कह दें कि वो चूँकि दिमाग है देयरफॉर सेंस ऑफ जस्टिस है। एक इमटेरियल चीज़ होती है, एक मटेरियल चीज़ होती है। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि एक इमटेरियल चीज़ मटेरियल चीज़ पे कैसे असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे इंटेंशनैलिटी, कि मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं इरादा करता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ से यहाँ चला जाए। ये जो मैंने इरादा किया है इसकी कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज़ द क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जो सेंस ऑफ जस्टिस की मैंने बात की थी कि वो मेटाफिजिकल एंटिटी है, आपने उसकी कोई मटेरियल बतानी है। ना सिर्फ ये कि उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी बतानी है, क्योंकि आप इल्हादी हैं, आप मटेरियलिस्ट हैं। नंबर 2 ये कि आपने ये बताना है कि सेंस ऑफ जस्टिस क्यों होना चाहिए। दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपने खूबसूरत बात फरमाई ना कि दिमाग से सोचें आती हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद जिन किताबों को आप पढ़ेंगे उन किताबों के मुसन्निफ़ीन ये समझे कि उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन सो फार एज़ यूर कंसर्न दैट बी फाइन। इसलिए कि हमें नहीं पता कि नेचर ऑफ थॉट क्या होती है। कोई 2,500-3 हज़ार साल से ये बहस चली आ रही है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। एक आदमी खुश होगा, उसके जो दिमाग के पाथवेज हैं उनके अंदर सर्टन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, कुछ हिस्से उसके चमक आएंगे, कुछ नहीं चमकेंगे। बट देन यू डू दी MRI, और MRI करने के बाद आप वही पेपर, वो जो रिज़ल्ट है वो किसी आदमी को दें, या उस आदमी को दें जो खुश था, तो उसे कहो कि बताओ इसमें से खुशी कहाँ पे है, तो वो आपको सिर्फ बताएगा कि न्यूरॉन्स की चमक है। खुशी इज़ अ फीलिंग, फीलिंग इज़ इमटेरियल, दिस इज़ वेयर मटीरियलिज्म फेल्स। यार वाकई आप इतने सादे हैं, सवाल ही समझ नहीं आ रहा आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यह है कि इंसानी शऊर या कॉन्शियसनेस बजाते खुद एक मेटाफिजिकल चीज है, ना ही हमारे पास कोई इर्तकाई वजाहत या सबूत है कि कभी हमारा इंसानी शऊर इर्तका पजीर हुआ। तो अपने शऊर को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे या उसकी वजाहत करेंगे। वैसे राणा साहब, आपका सवाल नंबर 3 आपके सवाल नंबर 2 की रीफ्रेजिंग है। सवाल नंबर 2 में जिसे आप सेंस ऑफ जस्टिस या अखलाकी शऊर कह रहे हैं, सवाल नंबर 3 में उसे आप कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस है कोई मेटाफिजिकल फिनोमिना नहीं, बल्कि उसी 1400 ग्राम के फिजिकल दिमाग की मैनिफेस्टेशन है। और वैसे इस सवाल का इल्हाद से क्या ताल्लुक है। नो माय डियर, नो। सेंस ऑफ जस्टिस का होना और जस्टिस की डिमांड करना, या इन अदर वर्ड्स शऊर का होना और जस्टिस की डिमांड करना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। शऊर है, लेकिन आप जस्टिस की डिमांड क्यों करते हैं ये एक और चीज़ है। इसलिए कि सारे के सारे नहीं करते हैं। जहाँ नहीं करते ना लोग, उनको हम कहते हैं कि आपने गलत किया है। मिसाल के तौर पे जो स्टेट एथिज़म इम्पोज़ किया गया था फ्रांस में, जिसमें जो कवानीन बने थे, मिसाल के तौर पे लॉज ऑफ सस्पेक्ट एंड सो फोर्थ, के एथियस्ट्स ने बेरहमी से मजहबी लोगों को मारा था। या उसके बाद जो USSR वालों ने किया, वो लोग भी एथियस्ट थे, उन लोगों ने क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया। मिलियंस के हिसाब से उन्होंने बंदे मार दिए, मस्जिदें चर्चे सारा कुछ ख़त्म कर दिया। शऊर उनमें था, लेकिन उनमें सेंस ऑफ जो जस्टिस की डिमांड थी वो नहीं थी। लेकिन हम उनको क्यों गलत कहते हैं? इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हम में जो डिमांड है जस्टिस की वो अपनी जगह पे मौजूद है, और जस्टिस हमारा नुकसान करती है। एक आदमी किसी से पैसे छीन ले तो पैसे छीनने वाले का फ़ायदा हो गया इसलिए कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद ह्यूमैनिटी डिमांड करती है कि जस्टिस होनी चाहिए, इसलिए कि जब जस्टिस नहीं होगी तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो हर आदमी जो पैसे छीनने पे कादिर है वो फिर भी कहता है जस्टिस होनी चाहिए, हालांकि उसका नुकसान है, क्योंकि अदालत उसे वो पैसा लेके दूसरे को वापस लौटा देगी और उसको
नुकसान भी इसके यानी कि इसको जेल वगैरह में भेजेगी, इसका फर्दर नुकसान होगा। बट डिस्पाइट दैट हमारे अंदर इसकी डिमांड पाई जाती है। ये सवाल करते हुए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि चूंकि इनमें कुछ ना कुछ फ़िलोसॉफिकल डेप्थ पाई जाती है, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मैं गहराई में नहीं गया, जिसे कहते हैं हाथ हौला रखना, आई डिड दैट, लेकिन मुझे यानी ये तवक्को थी कि कुछ ना कुछ आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वो इस हद तक स्ट्रगल करेंगे कि आप लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे इसकी मुझे तवक्को नहीं थी, एक्चुअली थी। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल यह है जनाब कि अगर आप शऊर या कॉन्शियसनेस को दिमाग कहें, जो कि कुछ मुल्हिदीन कहते हैं, तो अगर आपका दिमाग ही बता रहा है कि एथीज़म ही ठीक है या एवोल्यूशन ही ठीक है, तो ये दिमाग एक इर्तिकाई अमल का प्रोडक्ट हुआ, और इर्तिका खुद रैंडम, ब्लाइंड, डायरेक्शन लेस और इरेशनल है, तो आप कैसे उस दिमाग पर एतबार कर सकते हैं कि ये ठीक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मुझे आप इतने अच्छे सवाल की आपसे तवक्को नहीं थी। अगर दिमाग राजा साहब इर्तकाई अमल का नतीजा ना होता, तो उसमें ख्यालात के हवाले से, जहानत के हवाले से इतनी वेरिएशन ना होती, आप इतने ज़हीन और मैं इतना कम अकल ना होता। अगर इंसानी दिमाग आपके अल्लाह की तख्लीक होता, तो एहसनुल तकवीम की तख्लीक में यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती, जो कि नहीं है, और जो इस बात का सबूत है कि इर्तका हुआ और वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इंसानों में मैनिफेस्ट हुई। और अगर आपको इंसानी दिमाग पर इतना शक है कि वो ठीक इंफॉर्मेशन या एनालिसिस नहीं दे सकता, तो राजा साहब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक के इंसानी दिमाग उनको ठीक इंफॉर्मेशन और एनालिसिस कैसे दे देते थे? हो सकता है वो जिसे जिब्रील समझ रहे हो वो उनका वहम हो। नहीं राजा साहब? पहले ये कि आपको क्यों हैरत हो रही थी कि मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ, जबकि मेरी जो आपसे डिबेट हुई थी उसमें मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपको वहाँ समझ नहीं आया था। यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग, कई महीने गुजरने के बाद समझ आपको यहाँ पे भी नहीं आया है। और ये जो आपके जो फरमा रहे हैं कि जो जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया बाकी ये सहाबा जो हैं, हम क्यों कहते हैं फिर कि उनको चीज़ उन्होंने ठीक फिगर आउट कर ली होगी। अवैस, आई हैव नो आइडिया कि किस ज़हनी कैफियत में आपने ये वीडियो बनाया है, पर लेट मी रियली मेक इट सिंपल फॉर यू। इर्तिका के ज़रिए दिमाग का यानी कि उस प्रोसेस के ज़रिए इवॉल्व होना, ये आप लोगों का नज़रिया है, आप लोगों का, हमारा नहीं है। हम तख्लीक को मानते हैं। ये हमसे ना पूछें कि अम्बिया अपने दिमाग पे क्यों ट्रस्ट करते थे, इसलिए कि अम्बिया का ये दावा नहीं था कि इसके पीछे कोई ब्लाइंड इरेशनल प्रोसेस है। ये आपका दावा है। फॉर गुडनेस सेक, यू डोंट इवन नो कि आर्गूमेंट आपका क्या है और हमारा क्या है। जिस आदमी को ये भी नहीं पता वो भी फ़िलासफ़र है। इट्स योर डैम आर्गूमेंट, नॉट आवर्स। और मुल्हिदीन, जब भी हम सोचते हैं ये, हम ये समझते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फ़िक्री तौर पे आप इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, उस वक्त आप एक अवैस इकबाल को लेके आ जाते हैं। यार इससे कहो अपने वीडियोस वेरीफाई करा लिया करे, कम से कम पता तो हो कि किसके आर्गूमेंट को किस पे थोप रहा है। मूव ऑन शैल वी। अगर एथीज़म दुरुस्त है और हर चीज की माहियत मैटर ही है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की कैसे वजाहत करते हैं? मिसाल के तौर पर मैथ्स की, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो हम दिमाग खोलें तो उनमें से किसी न्यूरॉन में हमें कैलकुलेशन होती नजर नहीं आती। अगर हर चीज मटेरियलिस्टिक है तो ये कैलकुलेशन कहां हो रही है? आपने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को दोबारा सवाल नंबर 5 में रिफ्रेस किया है। सेंस ऑफ जस्टिस या अखलाकी शऊर या मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसी कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है जो आपके 1400 ग्राम के दिमाग में एग्जिस्ट करती है। अगर 2 जमा 2 4 इंसानी दिमाग में नहीं होते तो फिर क्या सिदरतुल मुंतहा में होते राजा साहब? नो, ये अलहदा चीज़ें हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंस ऑफ जस्टिस और चीज़ है, शऊर एक और चीज़ है, और हम जो मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक एब्स्ट्रैक्शन में होने वाली चीज़ है। अगेन मुझे अंदाज़ा था कि आप स्ट्रगल करेंगे इन चीज़ों को समझने में, बट हालात इतने बुरे होंगे, शायद ये मेरा ख्याल नहीं था। आगे मैं कह चुका हूँ मेरा ख्याल था, लेकिन वो ये नहीं था कि वो इस हद तक वो चला जाएगा। मैं जनाब आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैथ्स एब्स्ट्रैक्शन में है, वो आपके दिमाग के अंदर नहीं हो रहा। आप जहन की बात कर रहे हैं गालिबन, लेकिन शायद वो लफ्ज़ आपके जहन में नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। जो जहन है वो एक और चीज़ है, दिमाग एक और चीज़ है। और ये जो बार बार आप कह रहे हैं 1400 ग्राम 1400 ग्राम, वो 1400 ग्राम उसका होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथी का कुछ 4700 ग्राम से बड़ा होता है, उसको तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा शऊर होना चाहिए। अगर ये बार बार ग्राम जो है आप उसी की वजह से कोई तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये था कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दैम, वेयर डू वी ग्राउंड दैम। हमारे दिमाग के अंदर तो नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, या आपके किसी दिमाग के न्यूरॉन के अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जहन से सोच नहीं सकते, सोच सकते हैं, ऑब्वियसली सोच सकते हैं, लेकिन ये सारे का सारा इमटेरियल, नॉन मटेरियल, बियॉन्ड मटेरियल, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। कोई दिमाग का न्यूरॉन खोले तो अंदर नहीं लिखा हुआ होगा 2 और 2 4 होते हैं। नो,
That is an abstract thing that you subscribe to. How do you make sense of that as an atheist, as a naturalist, as a materialist? For goodness sake, that is the question. That is the question. पता नहीं सवालों में से ऐसे बीच में से करते करते कैसे क्योंकि कोई सवाल मेरे जहन में अटक ना जाए, इस तरह से सारी वीडियो बनाती है। Move on, shall we? अगर मोरालिटी की कोई अल्टीमेट फाउंडेशन नहीं है तो हम इसे ऑब्जेक्टिवली क्यों लेते हैं? मिसाल के तौर पर एक मुल्हिद के नजदीक सेंस ऑफ ड्यूटी मुख्तलिफ हो सकती है और दूसरे के नजदीक के सिरे से हो ही नहीं सकती। आपसे किसने कहा राजा साहब कि मोरालिटी की कोई फाउंडेशन नहीं है? मोरालिटी की फाउंडेशन म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस है। मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगा ताकि मैं भी कत्ल होने से महफूज रह सकूं। मैं किसी का माल चोरी नहीं करूंगा ताकि कोई मेरा माल भी चोरी ना करे। मैं किसी की औरत का रेप नहीं करूंगा ताकि कोई मेरी औरत का रेप भी ना करे। और ये यूनिवर्सल मोरालिटी पूरे इंसानी समाज में एग्जिस्ट करती है। और माफ कीजिए कि अगर आप सिर्फ अल्लाह के खौफ से किसी औरत पर जिनसी हमला नहीं करते तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल इंसान नहीं है बल्कि जंजीरों के साथ बंधे हुए जानवर हैं। जिसको आप मोरालिटी कह रहे हैं वो एक्चुअली यूटिलिटी है कि मैं किसी के साथ बुरा इसलिए ना करूं क्योंकि मेरे साथ बुरा ना करे। इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक इस बात की अहमियत नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें क्योंकि वो एक प्रोसेस है। आपके नज़दीक अहमियत नतीजे की है कि कोई मेरे साथ बुरा ना करे, विच मीन्स कि अगर इस प्रोसेस को चेंज करके आप सेम नतीजा अखज़ कर लें तो फिर इस प्रोसेस की कोई अहमियत नहीं रहती है। मिसाल के तौर पे आप अपने शहर अपने मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएं, हज़ारों लाखों लोग आपकी सिक्योरिटी पे वो तैनात हों, आपके पास पैसा इतना ज़्यादा हो, आप कुछ भी चाहें आप कर सकें, तो फिर आप किसी औरत का रेप करें, कत्ल करें, कुछ भी करें, चूँकि आप सेफ़ हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, देन वाई वुड यू नॉट? दैट इज़ द क्वेश्चन। जो मोरालिटी है, अगर आप इसको ग्राउंड नहीं करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव ज़ात में और हर आदमी उसे सब्जेक्टिवली नफसी और दाखिली तौर पे लेता है तो वो ज़ाती आरा कहलाएंगी, मोरालिटी नहीं कहलाएगी। इसलिए कि मेरी ज़ाती राय में कत्ल करना शायद जायज़ हो, आपकी में शायद जायज़ ना हो, आपकी में शायद रेप करना जायज़ हो, मेरी में ना हो, एंड सो फोर्थ। सो द पॉइंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और अपनी जो कंसिस्टेंसी है आपकी उसको बरकरार रखते हुए आप इसको भी नहीं समझ पाए। मोरालिटी और यूटिलिटी में फ़र्क हुआ करता है। जैसे आपने कहा कि ये यूनिवर्सली सेम है हर जगह पे, तो यूनिवर्सली सेम होने का मतलब ही ये है कि ये ट्रांसेंड करती है। अगर ये यूनिवर्सली सेम ना हो तो फिर हर आदमी की अपनी राय होनी चाहिए, but it isn't, which means that we ground it in a transcendent being which is objectively verifiable, which is the reason कि हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव ना हो, ट्रांसेंडेंट ना हो, तो मैं आप किस चीज़ पे डिसएग्री करेंगे? आपकी अपनी राय, मेरी अपनी राय, आपका अपना लाइफस्टाइल, मेरा अपना लाइफस्टाइल। सवाल नंबर 7 ये था कि हमारी कायनात में मैस और एनर्जी की तकसीम इतनी पेचीदा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 10 रेज़ टू पावर 123 है। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये एक हादसा है? वैसे जिस साइंसदान ने राजा साहब आपको ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताई है उसका इस्लामी नाम मुझे जरूर बताइएगा। बर्ट्रैंड रसल ने अपनी किताब व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में आपकी इस बात का जवाब दिया है कि अगर आप लूडो खेलते हुए डाइस का दाना फेंके और 6 आए तो वो एक इत्तफाक है, दूसरी मरतबा भी 6 आए तो वो भी एक इत्तफाक हो सकता है, लेकिन अगर हर मरतबा 6 आए तो वो एक डिजाइन होता है। 93 अरब लाइट ईयर्स के ऊपर फैलती हुई कायनात जिसके अंदर एक लाइट ईयर 9 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको सैयारा जमीन पर ज़हीन जिंदगी का या इंटेलिजेंट लाइफ का सुराग मिलता है तो इसका मतलब तो हादसा हो सकता है, इसका मतलब इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं हो सकता। बर्ट्रैंड रसल की बात सिर्फ इसलिए मान लेना कि वो बर्ट्रैंड रसल था और शायद वो गोरा था। गोरा कॉम्प्लेक्स की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कॉमन सेंस नहीं हो सकता। बर्ट्रैंड रसल तो सोलोप्सिस्ट भी था, कल आप सोलोसिज्म को भी ठीक मान लें। रियली ये आर्गूमेंट है आपका। खैर मैं अब आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक ये कि बर्ट्रैंड रसल ने यहाँ पे गलती क्या की है। बाय द वे आई रिस्पेक्ट द मैन, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो मेरा कोई फिक्री तौर पे आका मौला है। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, जो गलत बात है वो गलत बात है। यह क्या गलत है? इसमें गलत ये है कि वो एक वन ऑफ इवेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ उसको नथी कर रहा है। इसको कहा जाता है फॉल्स इक्विवेलेंस। इट इज़ वेरी ट्रू कि एक डाइस आप लें, लूडो का एक दाना है, आपने उसको फेंका, 6 आ गया, फिर 6 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी कोई ना कोई एक तो आएगा आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। दैट इज़ फाइन। लेकिन इस पर मेरा एक तफसीली वीडियो आने लगा है, सीखो बाय कैसर अहमद राजा, जो हमारा दूसरा चैनल है एवोल्यूशन की सीरीज़ के बाद, जिसमें ज़्यादा तफसील से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट फॉर नाउ लेट मी कंपेयर दैट कि जो एक वन ऑफ इवेंट होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो मिसाल के तौर पे आपने लूडो के दाने फेंक दिए और आपने कहा कि इसमें से 100 दाने हैं, आई बिलीव कि शायद उसमें से 6-7 होंगे ऐसे जिसका 6 आ जाए, तो वो 6 आ गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दैट्स ऑल फाइन। पर हाउ अबाउट दिस कि अगर आप एक घर बनाते हैं तो वो घर कोई अब एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि वो एक लंबे ऑन गोइंग प्रोसेस के बाद बना है। उसकी बुनियादें बनाई गई हैं, उसकी में फिर दीवारें हुई हैं, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट होगा,
कहाँ कहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्डुइट्स छोड़ने हैं, पाइप्स के कॉन्डुइट्स छोड़ने हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है। अब आप ये कहें कि रैंडमली सारा ये जितना भी मसाला था, रेत थी, ये थी, ऐसे हवा में फेंक दिया और हर चीज़ तरतीब के साथ लगती गई, देयरफॉर कायनात भी बन सकती है। भाई ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन ऑफ इवेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, इससे आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इन दैट रिगार्ड बर्ट्रैंड रसल वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसकी मिसाल दे रहे हैं आप भी गलत हैं। और दूसरे आपने कहा कि इसका जो नाम, जो मुसलमान साइंसदान है उसका नाम बताएं। वो साइंसदान है, वो मुसलमान नहीं है, उसका नाम है रॉजर पेनरोज। लेकिन वाकई आपने संजीदगी के साथ ये पूछा है कि उसका इस्लामी नाम बताएं। अगर इस्लामी नामों पे जाना है तो आपको अवैस इकबाल, मुफ्ती और हाजी और पता नहीं क्या कहना शुरू कर दिया जाए अगर नामों पे ही जाना है तो। पॉइंट आई मेकिंग इज़, संजीदगी से बात किया करें। आपका जो इंटेलेक्चुअल क्रेडिट है वो पहले ही बहुत बुरा है। लेट्स मूव ऑन। फिर राजा साहब ने सवाल नंबर 8 ये दागा कि अगर पिछले सवाल का जवाब हादसा है तो कायनात में इतना नज़्मो ज़ब्त क्यों है? मिसाल के तौर पर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान ये जो सारी वेरिएशन होती है सब एटॉमिक लेवल पर, शायद वो ये कहना चाह रहे थे सुपरनोवा जो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे सुपरनोवा होना कोई नज़्मो ज़ब्त की निशानी नहीं है, वो स्टार का फटना होता है। क्या अरबों सालों से अरबों हादसात हो रहे हैं और आज उन हादसात का नतीजा आप हैं? ये खूबसूरत कायनात, ये हमारा इकोसिस्टम, क्या ये रैशनैलिटी है? ये राजा साहब का सवाल नंबर 8 है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजा साहब, काफी नज़्मो ज़ब्त नजर आता है हमें कायनात के अंदर। जलजला जो है सिर्फ अल्लाह भला करे आपका मंगल को आता है, हरिकेन उनके लिए मखसूस है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुध को आते हैं। जंगलों में आग जो है, वाइल्ड फायर, सिर्फ जुमेरात को लगती है। वबाएं सिर्फ जुमे को फूटती हैं। और अर्थ के ऊपर जितनी भी मैस एक्सटिंक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी हफ्ते वाले दिन हुई हैं। सैलाब सिर्फ इतवार को आते हैं, टॉर्नेडो सिर्फ सोमवार को आते हैं। ये सारी कुदरती आफात जो है, इनको आप किस खालिक के खाते में डालेंगे? अगर आपको अपने एक फर्जी खालिक की सन्नाई नजर आती है तो उसी फर्जी खालिक के खाते में ये डिस्ट्रक्शन आप क्यों नहीं डालते? इस तरह की बातें करने के बाद ये कहते हैं कि शायद हमें गुस्सा आता हो, जबकि हम कहते हैं कि यही तो हमारी एंटरटेनमेंट है। द मैन डजंट इवन अंडरस्टैंड कि ये आर्गूमेंट इनके अपने खिलाफ जा रहा है, इसलिए कि जो यूनिवर्स के लॉज हैं उनको इनवेरिबली परमानेंट होने का दावा उनका, ये आपका है, ये हमारा नहीं है। और अगर वो हर जगह पे यकसां तौर पे नाफिजुल अमल होते तो फिर वाकई ही बारिश हमेशा हफ्ते को होनी चाहिए थी। यस, जलजला हमेशा मंगल को आना चाहिए था, बट इट डजंट वर्क लाइक दिस। व्हाई डू यू थिंक दैट माइट बी द केस? अगर वो सारे के सारे लॉज नेचुरल हैं, उनके पीछे कोई डिवाइन पावर नहीं है, जैसे यूनिवर्स बन गई है और वो लॉज हर जगह पे एप्लीकेबल हो गए हैं, जो कि आप लोगों का दावा है, फिर तो ऐसा ही होना चाहिए था। बट यू ऑल्सो नो कि मेरा ये आर्गूमेंट नहीं था। मेरा आर्गूमेंट ये था कि इस यूनिवर्स को चलाने के लिए हमें एक सर्टन सेट ऑफ लॉज की ज़रूरत है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। वो कंसिस्टेंसी आपने उसका जवाब देना है कि वो कहाँ से है। अब दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, एक तो ये है, बल्कि तीन ऑप्शंस हैं कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं ये नेसेसरी हैं, कंटिंजेंट नहीं है। ये लग़्व बात है, ये तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कि लॉज ऑफ फिज़िक्स एग्जिस्ट करेंगे तो यूनिवर्स के साथ ही करेंगे, देयरफॉर उनकी कंटिंजेंसी यूनिवर्स पे होगी, नेसेसिटी आउट ऑफ वे चली जाती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये लॉज खुद ब खुद अदम से वजूद में आ गए, या ये खुद को ही अदम से वजूद में लेके आ गए। दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इनके पीछे कोई ना कोई लॉ गिवर है। यू टेक द पिक। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, ये सारा का सारा रैंडम ही है, तो उसका फिर सबूत आपने देना है, इसलिए कि ये दावे आप लोगों के हैं। मूविंग ऑन। फिर राणा साहब ने सवाल नंबर 9 किया कि अगर पिछले सवाल का जवाब रैशनैलिटी है तो हम इसे रैशनैलिटी क्यों कहें? अगर आप चांसिज्म पर खड़े हैं, आपको रैशनलिस्ट की जगह चांसिस्ट क्यों ना कहा जाए? ये राजा साहब का सवाल नंबर 8 था। तो राजा साहब, बात यह है कि जिन कुदरती आफात का मैंने पिछले जवाब में जिक्र किया, अगर वो आपके नजदीक आपके परफेक्ट क्रिएटर की परफेक्ट क्रिएशन की मैनिफेस्टेशन है, तो फिर मैं आपकी परफेक्ट क्रिएशन की या परफेक्ट क्रिएटर की तारीफ समझने से कासिर हूं। अगर कुदरती आफात की मौजूदगी कायनाती नज़्मो ज़ब्त की नफी करती है तो फिर आप मुझे रैशनलिस्ट कहें ना चांसिस्ट, बल्कि खाकसार को अगर आपने गालियां देनी ही हैं तो उन गालियों के अलावा आप मुझे नेचुरलिस्ट कहकर याद कर लिया करें, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं यार, मैं गाली क्यों दूं? गाली का म्यार क्या है, इतना गिर गया है आप। मैं आपको नेचुरलिस्ट नहीं कहूँगा। लेट मी एक्सप्लेन। जो आपने कहा पहले, जो फरमा रहे थे ना आप, दोबारा से जो रिपीट कर रहे थे कि वो पता नहीं बारिशें होती, जलजले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हियर इज़ अ थिंग, ग्रेविटी यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है। सितारे एक दूसरे को खींचते हैं, सियारे खींचते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, स्पेस टाइम का कर्वेचर है। इट्स वेल डिफाइंड, वी कैन सी इज़ देयर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एंड नाउ वेयर एवर द शॉर्ट कमिंग इज, उसको हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से फिल करने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑल देयर। लेकिन पता है होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि गिवन द फैक्ट कि हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है, अगर कहीं पे एनॉमली होती है तो सारी की सारी कायनात को ख़त्म हो जाना चाहिए था। दिस इज़ द आर्गूमेंट। लेकिन अगर
कहीं किसी पूरी गैलेक्सी के फटने के बाद भी यूनिवर्स एज अ होल जो उसके प्रोसेस हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि इसको रेगुलेट इस तरह से किया गया है कि कहीं एक जगह पे इस तरह का डैमेज होने से दूसरी जगह के प्रोसेस पे फ़र्क ना पड़े। दैट साउंड्स वेरी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन थिंग। अदरवाइज रैंडम एक्सीडेंट होता तो एक जगह से उसको करते, बाकी हर चीज़ खुद ही उसके लपेट में आ जाती, आइदर वो एक्सप्लोड कर जाती या वो इम्प्लोड कर जाती, वन वे और दी अदर। और फिर जो आपने एक चीज़ फरमाई कि मुझे नेचुरलिस्ट कहा जाए, वेल कह देते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने एक चीज़ बतानी है कि ये जो नेचर है जिस पे आप यकीन रखते हैं, क्या ये इंटेलिजेंट है, ख़ुद फैसले करती है, या ये ब्लाइंड है और इसके अंदर महज हादसे ही होते हैं। अगर तो ये इंटेलिजेंट है तो फिर हमें इसकी इंटेलिजेंस का सोर्स बता दें। वैसे आपने डिबेट में बड़ी ज़बरदस्त बातें कही थी इस हवाले से, लेकिन वो नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से थी ना, तो उसका सोर्स बता दें। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नेचर के अंदर हादसे ही होते हैं, तो फिर हम आपको चांसेस ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। सवाल नंबर 10 ये किया कि अगर हर जिंदगी के शुरू होने के लिए प्रोटीन्स चाहिए तो प्रोटीन्स तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बनते हैं। अब ये मालूमात डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए में इनकी वेरिफिकेशन होती है, वो राइबोसोम में जाती है जिनमें प्रोटीन जन्म लेता है। अब डीएनए जो कोडॉन्स जनरेट करता है, अब अगर उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है या इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, तो ये सब इतनी सन्नाई आपको कैसे नजर आती है? ये सब मालूमात डीएनए के पास कहां से आती हैं? तो राजा साहब, आप तो खुद जो है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को अफर्म कर रहे हैं और उसको अपने एक फर्जी खुदा को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपके नजदीक ये इंटेलिजेंस डिजाइन नहीं है, अगर आपके नजदीक एक इंटेलिजेंट डिजाइन है और ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, तो फिर आप अपनी इस रिसर्च को पब्लिश करके अनकरीब स्वीडन के अंदर जो नोबेल प्राइज की सेरेमनी है उसमें अपना नोबेल इनाम क्यों नहीं हासिल कर लेते? वैसे ये जो आपने जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया है, ये प्रोटीन्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका अल्लाह देता है और फिर प्रोटीन्स अल्लाह मियां की बात मानने से इनकार करके हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कैंसर, एड्स और दीगर बीमारियों के ऐसे सेल जनरेट करती हैं कि आप लाख हुवल शाफी पढ़ें, चूल्हा जो है सिर्फ और सिर्फ गोरकन के घर का जलता है। एज यू हैव सीन कंसिस्टेंटली कि एक सवाल भी ऐसा नहीं है जिसका जवाब दिया हो, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही आए बाएं शाएं करके इधर उधर से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसी है गया ना। पहला हिस्सा जो उन्होंने फरमाया कि आप तो इवोल्यूशन को ठीक साबित कर रहे हैं। अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगरचे इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन आप लोगों का ये दावा है। नाउ बाय दैट मीन मैं ये नहीं कहता कि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में नहीं जाती, या आरएनए से राइबोसोम में नहीं जाती, या वहाँ पे प्रोटीन्स नहीं बनते। मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि जो दावा सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी का आप लोगों का है, उस पे अब रिसर्च इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो दावा जो है वो टेनेबल नहीं है। पर्टिकुलरली इस साल 2024 में जो रिसर्च पेपर्स आए हैं वो तो साबित करते हैं कि दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, लेकिन दावा तो आप लोगों का है। तो उस दावे के आप दलील में आपने बताना है कि ये डीएनए वो इंस्ट्रक्शंस कैसे जनरेट करता है रैंडमली, वो कैसे डीएनए गेट्स इट राइट। मतलब अगर ये हो कि अगर उसकी करोड़ों अटैम्प्ट्स में से कोई एक आधी अटैम्प्ट बीच में से ठीक निकल आए, तो बंदा कहता है यह हो सकता है सेल डिवीजन के दौरान कोड्स आगे पीछे हो गए दिस एंड दी अदर। लेकिन अक्सरियत यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका अगर वो ठीक आ रहा है, और कहीं कहीं उसमें अगर कहीं गड़बड़ हो भी जाती है, और मैं थैलेसीमिया वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं कि अगर कहीं पे गलत इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो एविडेंस यही है कि उसके पास जो आम तौर पे इन्फॉर्मेशन आती है वो ठीक आती है, और उसके बाद फिर आरएनए वो उसको कॉपी करता है, उसको वेरीफाई करता है। आरएनए कोई शऊर नहीं, कोई सेंस नहीं, बट सम हाउ इट डज़ दैट। और उसके बाद राइबोसोम को पता चल जाता है कि इस कोड का मतलब ये है कि मैंने फ़लाँ प्रोटीन जनरेट करनी है, और इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वो मौजज़ात हैं जिन पे आप लोगों के यकीन है। ये आप लोगों ने साबित करना है कि यस ये मौजज़ा बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है। और बाय द वे वो जो लोग कहते हैं ना कि जब से कैमरा नहीं बना तब से जब से कैमरा बना है सॉरी तब से मौजज़ात होना बंद हो गए हैं, ये मौजज़ात एक्चुअली हम मोलेकुलर लेवल पे जो हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं उन्हीं में ही देखते हैं, और जो सेल के अंदर जहाँ है, सो ब्यूटीफुल दैट इज़। लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह पे रह गया भाई कि डीएनए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आता है। ये आपने अपने एथियस्ट को बताना है कि समहाउ वो कर सकता है। डिफ्लेक्शन से तो काम नहीं चलेगा। यू स्टिल हैव टू आंसर द क्वेश्चन, नॉट जस्ट दिस वन, एवरी क्वेश्चन बिफोर दिस इज वेल। आगे बढ़ते हैं। फिर राजा साहब ने सवाल नंबर 11 किया कि अगर नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल के लिए बेस्ट ट्रेड्स को सिलेक्ट किया करता है, तो हमारी जो रैशनैलिटी है या कॉग्निशन है उनमें से किसी का ताल्लुक सर्वाइवल के साथ नहीं है, ये क्यों सिलेक्ट हुए? मुझे नहीं पता राजा साहब कि आप कॉग्निशन या रैशनैलिटी के बगैर किसी भी मसले को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके नजदीक मसाइल को हल करना सर्वाइवल का दूसरा नाम नहीं है, तो फिर कॉग्निशन या रैशनल एबिलिटी जो है वो नॉन सर्वाइविंग ट्रेड्स हुए। तो फिर ये नॉन सर्वाइविंग ट्रेड्स आपके अल्लाह मियां ने इंसानों को क्यों दिए हैं? मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे छिपकली और बैक्टीरिया करते हैं, याद है जवाब अपना? इट इज़ अ थिंग। सर्वाइवल और थ्राइवल दो अलहदा अलहदा चीज़ें होती हैं।
सवाल ये है कि नेचुरल सिलेक्शन अगर सिर्फ उन ट्रेड्स को ही सिलेक्ट करती है या उनको उनकी जो म्यूटेशंस हैं जिनका फिनोटाइप ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर हमारे पास जो चीज़ें आज दुनिया में मौजूद हैं जो हमने अपनी अकल, रीजनिंग, रैशनैलिटी, कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को यूज़ करते हुए बनाई हुई हैं, उनका ताल्लुक सर्वाइवल से नहीं है। मिसाल के तौर पे आप हवाई जहाज़ ना बनाएं तो आपकी सर्वाइवल उससे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर स्पीशीज़ आपको मारने के लिए लगी हुई और आप हवा में उड़ रहे हैं, आपने एक मशीन बना ली है बिकॉज दिस इज़ हाउ यू सर्वाइव। दैट्स नॉट द केस। वाईफाई के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, चांद पे जाने के जो हम इक्विपमेंट बनाते हैं, रॉकेट्स दिस एंड द अदर, उसके बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। वी हैव डन ऑल दोज थिंग्स। म्यूज़िक के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, शायरी के बगैर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द ह्यूमन क्रिएटिविटी जो शायरी भी करती है, जो कोडिंग भी करती है, जो डिवाइसेस बनाती है, टेक्नोलॉजी बनाती है, और उनमें से किसी का ताल्लुक सर्वाइवल से नहीं है। आपकी नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे आके जवाब दे देती है कि अगर उसका कंसर्न सिर्फ सर्वाइवल से है तो फिर ये सारी चीज़ें वाई आर दे सिलेक्टेड फॉर व्हाट पॉसिबल रीज़न। और हम इंसान ही इतने स्पेशल क्यों हैं कि एक रीछ, एक बंदर वो ऐसी चीज़ें नहीं बनाता, हम ही बनाते हैं। आंसर द डैम क्वेश्चन। एक सवाल का भी आप अगर जवाब दे दें, आएँ बाएँ शाएँ की ये जुगतबाजी और डिफ्लेक्शन के बगैर, कोई यानी कि जो आप बातें कर रहे हैं, अगर ये ना करें, एक जवाब दे दें, तो शायद इल्हाद के दामन में कुछ ना कुछ इज़्ज़त रह जाए। होगी वो इज़्ज़त नहीं, लेकिन खैर आप उसे इज़्ज़त कह सकते हैं। मूव ऑन। फिर राजा साहब ने सवाल नंबर 12 दागा, अगर जिंदगी बेमकसद है तो फिर निहिलिज्म भी दुरुस्त हुआ। अगर कोई अपनी जिंदगी को अज खुद मकसद दे सकता है तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव मॉरल फ्रेम है जिसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे किसी एक की जिंदगी की इंटरप्रिटेशन को गलत कह सके। अगर किसी एक को गलत कह सकते हैं तो वो तो ह्यूमैनिटी को ट्रांसेंड करेगी। अब अगर हर चीज मादी है और कुछ मेटाफिजिकल नहीं, तो आप किस तरह अपने मॉरल फ्रेम को ग्राउंड करेंगे जिसकी बुनियाद पर आप किसी काम को गलत या दुरुस्त करेंगे। तो राजा साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मोरालिटी होती है उसकी बुनियाद कोई भी डिवाइन मॉरल फ्रेम नहीं होता है। मोरालिटी की बुनियाद म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होती है। ये एक मोरालिटी है कि आप दूध में मिलावट नहीं करेंगे। ये एक मोरालिटी है कि आप खाने पीने की अशिया में मिलावट नहीं करेंगे। ये एक मोरालिटी है कि आप अद्वियात जो है खालिस बनाएंगे। ये एक मोरालिटी है कि आप किसी को कत्ल नहीं करेंगे या किसी का माल चोरी नहीं करेंगे। अगर आपके नज़दीक ये मोरालिटी जो है, ये सब कुछ करने के लिए आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर मुझे बताइएगा कि चीन के लोग, जापान के लोग ये डिवाइन गाइडेंस कहाँ से हासिल करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कि चीन और जापान के लोग ये डिवाइन गाइडेंस कहाँ से यूज़ करते हैं। और ऐसा सवाल वो आदमी पूछा करता है कि जिसको एक्चुअली हमारे आर्गूमेंट का पता नहीं होता। दैट इज़ ऑलमोस्ट एवरी अदर एथियस्ट। हम ये कहते ही नहीं हैं कि आप मुसलमान हो जाएंगे तो आपके अंदर मोरालिटी आ जाएगी, बल्कि हम ये कहते हैं कि हर इंसान ही मॉरल ज़िंदगी गुजारता है। सवाल ये है कि उसको मॉरल ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत तो नहीं है, इसके बावजूद वो मॉरल ज़िंदगी गुजारता है। और ये बात मैं आगे कह चुका हूँ कि यूटिलिटी इज़ नॉट मोरालिटी। अगर आप सोसाइटी पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं तो करने के बाद जो मर्जी करें। अगर सेफ्टी ही आपका कंसर्न है, एल्ट्रुइज़म की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, नन व्हाट्सओएवर। तो अगर यही कंसर्न है कि आप सेफ़ हो जाएं और आपकी फैमिली सेफ़ हो जाए, तो फिर आप पावरफुल बन के सारी दुनिया पे वैसे हुकूमत करना शुरू कर दें, जो मर्जी उनके साथ करें। but morality is something else. This is when something you do something for the greater good at the personal cost. ठीक, ये होती है मोरालिटी। अब जो आपका सवाल है बीच में, यानी कि आपने जो कोशिश की है जवाब देने की कि अच्छाई बुराई और ये सारी चीज़ें, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं कहता हूँ एक चीज़ अच्छी है तो मैं एक मॉरल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कहते हैं एक चीज़ बुरी है तो आप एक मॉरल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द पॉइंट यू आर मिसिंग। क्या चीज़ है जो हमें बताती है कि ये अच्छा है या ये बुरा है? दिस इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मोरालिटी को ग्राउंड करते हैं, तो आपका अपना अच्छा, मेरा अपना अच्छा, आपका अपना बुरा, मेरा अपना बुरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुनिया में एथियस्ट ने सबसे ज़्यादा कत्ल किए हैं, हम उनको बुरा कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं? होपफुली आप भी कहते होंगे। किस बेस पे कहते हैं? इसलिए कि हमारे पास एक शेयर्ड सेंस ऑफ जस्टिस है, शेयर्ड सेंस ऑफ मोरालिटी है, जिसको म्यार बनाते हुए कहते हैं। और वो म्यार सबका है। क्योंकि सबका म्यार है इसलिए सबका ज़ाती नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो वकील एक दूसरे के खिलाफ अदालत में लड़ सकते हैं, लेकिन उनका म्यार एक कानून है जो उन दोनों को ट्रांसेंड करता है। वो उनकी ज़ाती राय नहीं होती है, वो उनके ऊपर एक चीज़ होती है। तो अगर मोरालिटी हमारे ऊपर एक चीज़ नहीं है तो फिर ज़ाती राय है आपका अपना, मेरा अपना, झगड़ा किस चीज़ का? लेकिन अगर हमारे ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि हमें ग्राउंड किसी ऑब्जेक्टिव चीज़ में करना होगा। और अगर वो ऑब्जेक्टिव चीज़ एग्जिस्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्टिव चीज़, यानी कि जो मोरालिटी है, वो ऑब्जेक्टिवली अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर जिसने ये सिस्टम बनाया है, दैट हैज़ टू बी समवन हु इज़ अबव अस, समवन हु ट्रांसेंड्स अस, जिसको हम अल्लाह कहते हैं।
सवाल नंबर 13 में राजा साहब ने मुझसे पूछा कि अगर इलाहा दुरुस्त है तो ये सिर्फ एक हादसे का बाय प्रोडक्ट है, तो हम सिर्फ एक हादसे की बाय प्रोडक्ट हैं। अगर हम महज स्टार डस्ट है तो हम दुनिया को बेहतर बनाने की तगोदौ क्यों करते हैं और गुर्बत या सफरिंग क्यों खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल इतनी दूर अमेरिका भेजने की जगह अपने पड़ोस में चीन से पूछना चाहिए, जिसकी जो मुल्हिद पॉपुलेशन है दिन रात अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तगोदौ करती रहती है। क्योंकि राजा साहब, जो जिंदगी का मकसद है वो जिंदगी है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप मरने के बाद किसी फर्जी जिंदगी के ऊपर बिलीव करते हैं तो उसकी वजह से आपको अपनी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बनाने का हक खत्म हो जाता है। तो द क्वेश्चन कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए तगोदो करें। आंसर, ये उन लोगों से पूछें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की तगोदो कर रहे हैं। सबको पता है कर रहे हैं, हर इंसान कर रहा होता है। एवरी पर्सन डज दैट। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वाई। अगर हम बहरहाल सिर्फ एक स्पेक ऑफ डस्ट हैं, एक बाय प्रोडक्ट हैं, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का, एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, मरने के बाद हमारे एटम्स ही ज़मीन के अंदर गल मिल जाएंगे, तो वाई इवन ट्राई टू डेवलप सिस्टम्स। और सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। वाई डू वी ट्राई फॉर एजुकेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, अच्छे अस्पताल, ये सारी की सारी चीज़ें बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? अदालतें बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? ज़िंदगी का ओवरऑल म्यार बेहतर करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? व्हेन एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, आई मीन व्हाई डू यू स्ट्रगल विद दीज बेसिक क्वेश्चंस? ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। कुछ थे मुश्किल बीच में, ये वाला नहीं था। और थोड़ा पला हो जाए, मूव ऑन। फिर राजा साहब ने सवाल नंबर 14 किया कि अगर हम गोश्त पोस्ट के बने हुए रिपोर्ट्स हैं और अगर हम इंसान का जीनोमिक मैप लें और वैसे ही उसको रीस्ट्रक्चर कर दें तो क्या वो इंसान उठकर चलना फिरना शुरू कर देगा। तो राजा साहब, मुझे वैसे आपसे ऑनेस्टली इस सवाल की तवक्को नहीं थी। ये मेडिकल साइंस की ही देन है कि आज से 100 साल पहले जिस इंसान की औसत उम्र 36 बरस थी, आज उसकी उम्र 76 बरस हो चुकी है। और लाइफ की डेफिनेशन ही ये है कि बाय डेफिनेशन लाइफ हैज टू कम टू एन एंड। और अगर मेडिकल साइंस के ऊपर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि चूंकि मेडिकल साइंस एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती, इस वजह से मेरा खुदा दुरुस्त है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका खुदा तो किसी की कटी हुई टांग नहीं उगा सकता, किसी का कटा हुआ हाथ नहीं उगा सकता, वो किसी मुर्दे को खाक जिंदा करेगा। आज से 100 साल पहले, यानी कि 1924 में एवरेज जो लाइफ स्पैन था वो 36 बरस था। वाकई मुझे लगता है ये साइंस की देन नहीं है, ये उस इल्हादी फ़िक्र की देन है जो इल्हाद के बाद अदम में चली जाती है। खैर, सवाल क्या था? डू यू रियलाइज क्वेश्चन क्या था? अगर एक आदमी का पूरा जीनोमिक मैप दोबारा से रिक्रिएट किया जाए इन द एक्चुअल ऑर्डर, वुड द लाइफ इमर्ज? दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड इफ द आंसर इज़ नो, हाउ डू यू एक्सप्लेन कि दूसरा जिंदा है? रूहानी तौर पे नहीं, मेटाफिजिकली नहीं, रिलीजियस प्रेमिसेस पे नहीं, इल्हादी प्रेमिसेस पे, मटीरियलिस्टिक प्रेमिसेस पे। दैट इज़ द क्वेश्चन। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए था। अब भी नहीं आया, फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता कि 100 साल पहले लोगों की एवरेज एज 36 साल कर दे, इसलिए कि मुझे जवाब ना देना पड़ जाए। क्वेश्चन स्टिल आउटस्टैंडिंग लाइक एवरी अदर क्वेश्चन। राजा साहब ने सवाल नंबर 15 किया कि क्या वाकई सिर्फ मादा था और अचानक उसमें शऊर आ गया। नहीं राजा साहब, पहले शऊर जो था वो आसमानों पर तैर रहा था और फिर अल्लाह ताला ने उसके गिर्द जो है वो खोपड़ी बना दी और फिर उसके नतीजे में आज आपकी खोपड़ी के अंदर शऊर पाया जाता है। और सवाल का जवाब कहाँ पे है? जुगत। ये देसी मुल्हिदीन दुनिया का वो फारग तरीन तबका है कि जिन्होंने इल्हाद, इर्तिका, सेकुलरिज्म, ये जुगतबाजी से साबित करना है। और पता है स्ट्रगल क्यों हो रही है हमारे मुल्हिद बेसमर को? तालीम की कमी है। इल्हाद को भी नहीं पढ़ा हुआ, फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा हुआ। एंड इट्स जस्ट नॉट जस्ट हिम, ये जितने भी हैं, जब भी इनसे सवाल करो आगे से आए बाएँ शाएँ करके, नहीं वो मैटर ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। इन योर ओपिनियन कोई खालक नहीं है। इट हैज़ टू मीन कि जो मैटर है वो ख़ुद को वजूद में लेके आया और फिर उसके अंदर शऊर आ गया। एक्सप्लेन दैट थिंग फॉर गुडनेस सेक। फिर ये साहब कहते हैं हमें गुस्सा आता है। आप हमारा मनोरंजन है, सिर्फ आपको पता नहीं है। राजा साहब ने सवाल नंबर 16 किया कि मुल्हिदीन के पास क्या सबूत है कि ये कायनात और उसके तमाम कवानीन फाइन ट्यूनिंग के जरिए खुद ब खुद वजूद में आए हैं। राजा साहब, अगर आप कभी भी साइंस के तालिब इल्म रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी रियल साइंस के तालिब इल्म रहे हैं, अगर आप रहे होते तो ऊँट के पेशाब को बाइस शिफा ना कराते रहे होते या डॉक्टर अब्दुल सलाम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल ना उठा रहे होते। साइंस जो है ना वो हाउ को एड्रेस करती है, वाई साइंस का मसला नहीं है। वाई जो है फिलोसफी या रिलीजन की पैराडाइम है। तो जिसको आप जिस वजह कायनात को आप खुदा कहने के ऊपर बज़िद हैं, अपनी नन्ही सी जिद किए
लिए बैठे हैं, हमारे नज़दीक साइंस का ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग का मुहर्रिक क्या था। ये वो होली ग्रेल है जिसको अभी भी दुनिया के साइंटिस्ट सॉल्व करने से कासिर हैं। और अगर दुनिया के साइंसदान जो है बिग बैंग की वजह जानने से कासिर है तो उसका ये कैसे मतलब हो गया तो कि उसकी वजह आपका वो अल्लाह ताला है जो एक दिन अदम में बैठा था, हालांकि आप अदम में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और फिर वो उसने अरबी जबान में कुन फयकून कहा और अदम से इस कायनात को वजूद में ले आया। आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो आप अब्दुल को ना कहते। डॉक्टर टहूफ भी मेरे ख्याल में वो भी मुसलमान ही होंगे और उन्होंने भी साइंस नहीं पढ़ी होगी, जो ये कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल को कुछ बेचारे को नहीं पता था कि किस चीज़ पे अवार्ड मिला। वो तो समझ ही हो रहे थे साहब कि किसी और चीज़ पे मिला था, न्यूट्रिनोज पे मिला था। ये भी जो है वो डाल दे इस पे कि वो भी मुसलमान थे और उन्होंने भी शायद साइंस नहीं पढ़ी हुई थी। हालांकि डॉक्टर टहूफ वो आदमी हैं कि जिनकी वजह से बाकी इन तीनों को, वाइनबर्ग को भी, ग्लाशो को भी और डॉक्टर सलाम को भी अवार्ड मिला था। पता नहीं कौन लोग हैं यार ये। फिर जो मेरा सवाल था उसकी तरफ भी तवज्जो कर दें कि क्या ये लॉज ख़ुद को अदम से वजूद में लेके आए थे। अब इसका ताल्लुक साइंस से नहीं है, इल्हाद से है, क्योंकि इल्हाद का ये नज़रिया है कि कोई खालिक नहीं है और ये जो चीज़ें हैं ये बस खुद ब खुद वजूद में आ गई हैं। एंड आई एम आस्किंग यू, कैसे आ गई हैं? मैंने साइंस का सवाल पूछना हो, आप यकीन करें मैं अवैस इकबाल से नहीं पूछूंगा। कोई देसी साइंटिस्ट है ना जिसको साइंस के अलफ़ पता है, उसको भी मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे सब कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। मैंने देख लिया है। मैंने पाकिस्तान के जो देसी इर्तकाई हैं, साइंसदान हैं, आम तौर पे मैंने इनकी रिसर्च पे इनाडिडा पढ़ी हुई है। किसी ने 6 गैमेट्स निकाले हुए हैं, वो शेर अली साहब, परवेज़ हुदबोए साहब, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बग़ैर आर्किया और TRGs वगैरह के उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ है, और कहीं पे उन्होंने अपनी तरफ से जो यूकैरियोट्स वगैरह का जो सीक्वेंस है वो भी उल्टा किया हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई साइंस पढ़ी है और ये भी टोटल फारग हैं, पैदल हैं। तो मैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा ज़हमत ना दूँ। आपको तो मैं छोड़ दें, 13 में भी नहीं है आप, 3 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, किसी और में। जो सवाल था उसकी तरफ तवज्जो दें कि क्या ये सारे कवानीन, इतने फाइन ट्यून कवानीन, ये ख़ुद को वजूद में लेके आए थे? आंसर दैट डैम क्वेश्चन। आएँ बाएँ शाएँ ना। सवाल नंबर 17 राजा साहब ने किया कि अगर इल्हाद का मुकदमा स्केप्टिसिज्म के ऊपर खड़ा है तो आप खुदा का इनकार तयक्कुन से कैसे कर सकते हैं? स्केप्टिसिज्म में यकीन नहीं है, अगर यकीन से कर सकते तो यकीन रखना तो खुद एक मेटाफिजिकल चीज है। राजा साहब मैं आपको समझा कर थक गया हूं कि प्लीज अपनी मेटाफिजिकल की डेफिनेशन जो है वो दुरुस्त कर लें, क्योंकि जो यकीन है या स्केप्टिसिज्म है वो इंसानी जहन के अंदर जनरेट होता है, और ये इंसानी खोपड़ी के अंदर जो 1400 ग्राम का दिमाग है उसका इंटरनल फंक्शन है किसी चीज के ऊपर शक पैदा होना या किसी चीज के ऊपर यकीन होना। और हम आपके दिए हुए दलाइल की रोशनी में खुदा का रद्द करते हैं, क्योंकि जिस खुदा का तारुफ आप हमसे कराते हैं वो इतना मज़ह का खेस है कि वो हमारे मंतकी तज्जिए के ऊपर पूरा नहीं उतरता। यकीन जहन की पैदावार है, तो जहन की मटीरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आप अगर मुझे ये बता देना कि जहन एग्जैक्टली होता कहाँ पे है इंसान के जिस्म के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात होगी इसलिए कि इस पर भी कोई हज़ारों साल से बहस चल रही है कि जहन और दिमाग में क्या फ़र्क होता है। यस, ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह देते हैं कि दिमाग हार्डवेयर है और जहन उसका सॉफ्टवेयर है, बट दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट द केस। नो वन इवन नोज द नेचर ऑफ माइंड। बट टू से कि ये बस माइंड की का एक प्रोडक्ट है जो यकीन है, देयर फोर बाकी सारी गलाते मट्टी पाओ, नहीं। इसी पे तो हम मट्टी, इस पे तो एग्जैक्टली इसी चीज़ पे तो हम मट्टी उठाने आए हैं कि आप लोगों के बड़े बड़े दावे हैं, अब मट्टी ज़रा हटाएं, नीचे देखें निकलता क्या है। तो ये जो यकीन और ये बाकी जितनी बातें आप करते हैं ना, जो अगेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप तो स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिसिज्म की बेस पे आप दावा कैसे कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इस पे इनफ डाउट है और उस डाउट की फिर आपने वजह बतानी होगी, उस डाउट की अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, दैट इज समथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। लेकिन अगर आप उस जहमत में नहीं जाना चाहते तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते, ये यकीन आप में नहीं आ सकता। दैट इज़ द क्वेश्चन। उसका जवाब ये है कि जो यकीन है वो जहन की पैदावार है। जहन कहाँ होता है, उसकी मटीरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? राजा साहब ने सवाल नंबर 18 ये किया कि अरबों सालों में बायोजेनेसिस से बेजान मादे से जिंदगी का वजूद में आ जाना सिर्फ एक बार मुमकिन हुआ है। आप लोग उसे मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट जैसे तजुर्बात का बताकर लोगों को मिस गाइड करते हैं। अगर बेजान मादे से जिंदगी वजूद में आ सकती है तो इसका क्या सबूत है, और अगर नहीं आ सकती तो आपका दावा धरे का धरा रह जाता है। वैसे मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट मेरे शहर शिकागो यूनिवर्सिटी में ही हुआ था, और अगर आप मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दें और लोगों को बताएं कि बेजान मादे से जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती बल्कि मट्टी के पुतले के अंदर रूह फूंकने से जिंदगी वजूद में आ
सकती है, तो लोगों के फिर तख्लीक के मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप अनकरीब इंसानियत की ये खिदमत भी करेंगे। वैस इकबाल साहब ने फरमाया कि मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट मेरे शहर, इतना उन्होंने कहा तो मैं हैरान रह गया कि ये तजुर्बा पतोकी में हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं सर शिकागो, पता ना थॉट शिकागो कब से इनका शहर हो गया। और मेरा शहर शिकागो, अच्छा ठीक है, जो आपका शहर शिकागो है ये तो आपको पता चल गया, तो थोड़ा यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा पढ़ ही लें। अब मैं बताऊंगा नहीं, होमवर्क आप लोगों ने खुद करना है। मैं अब वीडियोस बना बना के इस पर थक चुका हूँ कि उसमें कितनी गैसेस गलत इस्तेमाल की गई थी, विच इज़ द रीज़न कि 1950 के अवाइल में इस तजर्बे को जब किया गया और 1970 में ये जब पता चला कि जो गैसेस थी इमोनिया, सॉरी मैं बाकी का नाम नहीं बताता वगैरह, ये गलत कॉम्बिनेशन था। जो प्राइमोर्डियल माहौल था ज़मीन का अरबों साल पहले, उसमें ये गैसेस का कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं था। तो इसको फिर 1980s में दोबारा से रिपीट किया गया, और जब दोबारा से रिपीट किया गया तो उस वक्त फिर जो हमारे जो अमीनो एसिड्स थे वो वाले नहीं बने जिससे ज़िंदगी वजूद में आ सकती हो। बट देयर इज़ अ डीपर प्रॉब्लम कि अगर अमीनो एसिड्स वगैरह बन भी जाएँ, दैट इज़ अ हार्डवेयर। लाइफ इज़ नॉट अ हार्डवेयर, लाइफ सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर ज़िंदगी कहाँ से आई? सवाल ये है। ना मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट का पता, ना ये पता कि उसमें गैसेस गलत थी, और सिर्फ इनको नहीं, ये हूद भाई साहब को भी नहीं पता, वो भी आज तक गलत ही पढ़ा रहे हैं उसको। अपने ब्लैक होल में भी लेक्चर दे रहे होते हैं भी, और पता नहीं कहाँ बता रहे होते हैं कि ये तजर्बा। यार पता नहीं इन लोगों का साइंस के साथ क्यों वो ताल्लुक़ है जो फ़लस्तीन का इसराइल के साथ है। ये खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, ये कहते हैं हम साइंस के ज़रिए ये कर देंगे। For goodness sake, you don't even know कि एक डिस्क्रेडिटेड एक्सपेरिमेंट है। और अगर मैंने उसका नाम ले ही लिया था तो इंसान में कुछ शर्म होनी चाहिए ना इंटेलेक्चुअली, कि मैं जाके पढ़ लूँ, मैं कोई चीज़ गलत ना कह दूँ। फिर कहते हैं हमें गुस्सा आता है। डज इट लुक लाइक हमें गुस्सा आता है? आपको नहीं पता तो ये कितना बड़ा मनोरंजन हो। सवाल नंबर 19 ये किया कि अगर हर चीज मटेरियलिस्टिक है तो इस जहान में फ्री विल की क्या अहमियत है? अगर फ्री विल की कोई अहमियत नहीं है तो लफ्ज जुर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसने जो किया वो दिमागी कीमियाई इम्बैलेंस की वजह से किया, और अगर उसने जुर्म किया ही फ्री विल थी तो क्या ये खुद एक मेटाफिजिकल तसव्वुर नहीं है? वैसे राजा साहब, इल्हाद का जुर्म से क्या ताल्लुक है? अगर कोई भी इंसान जो है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के उसूलों से इनहिराफ करेगा, अपने हिस्से से बढ़कर माल कमाने की कोशिश करेगा, किसी को अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कत्ल करेगा या किसी का रेप करेगा, तो उसके दिमाग के बैलेंसेस या इम्बैलेंसेस मालूम करने की जगह स्टेट हरकत में आएगी और उसे सजा देगी। मुझे नहीं समझ आती कि जिस चोर के हाथ काटने का हुक्म आपके पैगंबर देते हैं, क्या उसके आपके पैगंबर को अंदाजा नहीं था कि उस चोर की जो फ्री विल है उसने उसे इस बात के ऊपर उकसाया कि वो चोरी करे? और अगर आपके अल्लाह ताला ने पहले से ही उसकी किस्मत में चोरी करना लिख दिया था तो फिर उस मुजरिम की फ्री विल कहां पर एग्जिस्ट करती है? और इल्हाद का जराइम की दुनिया से जो ताल्लुक आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है कि आप सवालों की गिनती पूरी कर सकें, तो राजा साहब आप उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इस अल्फाज की सारी गर्द के अंदर कहीं जवाब भी था? नोप। लेकिन अब तक आपको आदी हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फाज की गर्द ही मिलेगी। सवाल बड़ा क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर क्वेश्चन, कि अगर आप लोग फ्री विल को डिनाई करते हैं, विच यू हैव टू, इसलिए कि उसका ताल्लुक ह्यूमन एजेंसी के साथ है, और ह्यूमन एजेंसी के बारे में आप लोग खुद कहते हैं कि कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं, गोश्त पोस्ट के तुम रिपोर्ट हो, ये आपका रिचर्ड डॉकिंस कहता है। दैट इज़ ऑल यू आर, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ फिर प्री डिटरमेंट है। अगर हर चीज़ प्री डिटरमेंट है तो फिर जुर्म का तस्वर कहाँ से आता है? ये असल सवाल ये है, दैट इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। कहते हैं इल्हाद का जुर्म से क्या ताल्लुक है? मतलब अगर आप फ़िक्री तौर पे पूछें तो इल्हाद बजाते खुद एक फ़िक्री जुर्म है, बट यू वुडंट नो दैट। कभी मौका मिला आपको, तो खैर नहीं तवक्को है, किसी और को अगर मौका मिला तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ फ्री विल इन ए प्योरली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। राजा साहब ने 20वां सवाल ये दागा कि अगर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद हमें खून के इर्तिका का पता चलता है तो वो कौन सा डिलीवरी मैकेनिज्म था? मिसाल के तौर पर आर्टरीज या वेन्स अगर नहीं थी तो वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि खून डिलीवर होता होगा? और अगर आर्टरीज और वेन्स पहले से नहीं थी मगर खून नहीं था तो कौन सा ऐसा सिलेक्शन प्रेशर था जिसकी वजह से वजूद में आ गई? आगे पीछे खून था ही नहीं, अगर ये दोनों बैक वक्त वजूद में आई थी तो हर जानदार करोड़ों जानदारों में इकट्ठी हुई, तो क्या ये एक हादसा था? राजा साहब, कम अज कम इस तरह के मज़ाक़ा खेज़ सवालात करने से पहले आप अपने साइंटिफिक फैक्ट्स दुरुस्त कर लें। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है
वो 600 मिलियन ईयर्स पहले यानी 60 करोड़ साल पहले ट्रिप्लोब्लास्ट्स के अंदर मार्स वजूद में आया। और जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है उसके 6 करोड़ साल के बाद 1 करोड़ साल के 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं, ठीक है। वो 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की एवोल्यूशन में, अपीयरेंस में और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दरमियान 6 करोड़ साल का गैप है। और वैसे अगर आपके नजदीक की एवोल्यूशन गलत है तो फिर हमें यह बताइएगा कि मट्टी के पुतले में रूह फूंकने से आदम कैसे पैदा होता है और उसकी बाएं पसली से हव्वा 9 माह की पैदा हुई थी या 18 साल की। मेरा सवाल सुनने के फ़ौरन बाद जब जल्दी जल्दी आप गूगल पे गए और आपने लिखा कि जो खून है इसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई, या जो पहला आपने वहाँ पे वेब पेज पढ़ा या जो एक छोटा सा नोट आता है राइट एट द टॉप ऑफ द पेज, उसको पढ़ने के बाद आपने कहा यस गॉट हिम। लेकिन अगर पूरा पढ़ लेते ना तो आपको पता चलता कि वहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं, उनके भी एंसेस्टर्स की बात हो रही है। यही होता है, जल्दी का काम चले छोड़ें। ये एक साइंसी हाइपोथेसिस है कि जो ट्रिप्लोब्लास्ट्स हैं उनके आबाओ अजदाद, उनके अंदर ये सिस्टम इवॉल्व होना शुरू हुआ। देन देयर इज़ अनदर वन कि उनसे भी शायद पहले, प्रॉबेबली उनसे भी कोई फॉर एग्जांपल कोई अरब साल तक की भी बात जाती है कि इतने पीछे भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, कुछ वॉर्म्स वगैरह ऐसे हैं कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ हमें खून की सर्कुलेशन मिलती है। बट देन देयर आर अदर साइंटिस्ट हु बिलीव कि नहीं, इसकी जो असल इवोल्यूशन है वो हुई है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान या उन जानदारों में। ये मेरा मसला नहीं है कि आप लोगों के बयान आपस में नहीं मिलते हैं, इवोल्यूशनरी साइंसदानों के आमतौर पर नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट जो बड़े लेवल के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वही कहते हैं कि इवोल्यूशन में सबका अपना अपना साइंटिफिक पैराडाइम है। वो मेरा मजमून नहीं है कि आप लोगों के बयान एक दूसरे के साथ क्यों नहीं मिलते हैं। मेरा जो सवाल है, जो आप टोटली गोल करके, मैं दोबारा से रिकॉर्ड पे रखता हूँ कि अगर खून और खून यानी कि जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्टरीज हैं, वेन्स एंड सो फोर्थ हैं, इनकी इवोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि इनके कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं था। और अगर खून पहले इवॉल्व हुआ इनके बाद तो फिर डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होता था। और अगर ये दोनों इकट्ठे इवॉल्व हुए हैं तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ये सब में इवोल्यूशन एक्सीडेंटल किस तरह से ऐसी म्यूटेशंस आ गई जिनको एक्सीडेंटली नेचर ने सेलेक्ट किया, प्रिजर्व किया बगैर किसी प्लानिंग के, प्योर एक्सीडेंट्स। और ये इतने बड़े तादाद में ये एक्सीडेंट्स एक ही वक्त में हो गए मोर और लेस। इवोल्यूशन में तो जो डीप टाइम है उसके अंदर अगर आप 30-40 मिलियन साल की बात भी करें तो वो भी बिल्कुल एक पलक झपकने के बराबर टाइम होता है। डीप टाइम के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो अगर इतना टाइम भी अगर लग गया होगा तो ये कैसे हुआ कि म्यूटेशंस एक्सीडेंटली ऐसी आती रहीं और नेचर बगैर किसी प्लानिंग के उनको सेलेक्ट करती रही। सवाल ये था, लेट मी से दैट वंस मोर कि आपको पता चल जाए कि सवाल क्या था। ये सवाल था, ट्राई एंड आंसर दैट। फिर राजा साहब ने सवाल नंबर 21 ये दागा कि यूजेनिक्स की मूवमेंट जो कि डार्विनिज्म पर बेस्ड थी, उसने हजारों इंसानों का कत्लेआम किया। जो लोग जिसका कुछ लोगों को इन्फीरियर समझते थे उनकी नस्लों को आगे बढ़ाना बुरा समझा जाता था। उसके बाद हिटलर ने भी इसे एंडोर्स किया। तो क्या हम इसे गलत समझते हैं? हमारे पास सेंस ऑफ जस्टिस है, मगर मुल्हिदीन के लिए तो हर चीज़ मादी है। आप किस बुनियाद पर उसे बुरा कहते हैं? वैसे बनु कुरैज़ा के 900 मासूम लोगों को कत्लेआम करने वालों के जो पैरोकार हैं वो अगर कत्ल के बारे में सवाल उठाते हैं तो बड़े मज़ाक़ा खेज़ लगते हैं। बनु कुरैज़ा के कत्लेआम के बाद उसको जस्टिफाई करने के बाद कम से कम आपके मुंह से ये बात जचती नहीं है। और जो मुल्हिदीन है वो इस तरह के किसी भी कत्लेआम को म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर बुरा कहते हैं कि तमाम इंसानों को प्लेनेट अर्थ के ऊपर सरवाइव करने का पूरा हक हासिल है। सब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। ये गज़ब किया कि ये एतबार कर लिया कि अवैस इकबाल ने कहीं जवाब भी देने, और जवाब कहाँ है इस बात का। रही बात बनु कुरैज़ा की, तो अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें बनु कुरैज़ा पे मेरा पूरा एक छोटा सा लेक्चर है, लेकिन जामे लेक्चर है कि जिसमें जितनी भी गलतफहमी वो सारी दूर कर दी हैं। बट यू वर सपोज टू बी बेटर देन अस। अगर आपको बनु कुरैज़ा का नहीं पता और आप उस इवेंट को मुकम्मल तौर पर गलत समझते हैं तो हम कहें यूजेनिक्स, आप कहें बनु कुरैज़ा, तो हम तो और आप बराबर निकल आए। आप हमसे बेहतर कैसे हो गए? ये सवाल का जवाब है। दिस इज़ बेसिकली ये सवाल का जवाब दे रहे हैं आप। फिर दूसरी बात यह है कि जब आपने कह दिया कि हम इसे इस बुनियाद पे गलत समझते हैं कि प्लैनेट अर्थ पे सब को बराबर पता नहीं जिंदा रहने का हक है एंड सो फोर्थ, जो करने वाले थे वो इसको गलत समझ के नहीं कर रहे थे, वो इसको ठीक समझ के कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि आप ये कहते हैं कि एज एन एथियस्ट आप उसे गलत समझ रहे हैं, वो एज एन एथियस्ट उसको ठीक समझ रहे हैं। हाउ वुड यू कन्विंस ईच अदर? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क जिसको आप बुनियाद बना के कह सके कि ये ठीक हुआ था, ये गलत हुआ था। अगर ऐसा नहीं है तो जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया। आप इसे कह रहे हैं गलत है,
आपके लिए गलत होगा। तो सवाल मेरा ये है कि विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हाउ डू यू एग्जैक्टली नो कि वो गलत था, जबकि उनके नज़दीक वो गलत नहीं था। हाँ, आप उनसे पूछें तो शायद वो प्रोसेस को कह दे कि वो गलत था, लेकिन मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा कि आप उसको थियोलॉजिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उसको एथियस्टिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं। उनका सही, आपका गलत। हाउ डू यू एग्जैक्टली नो कि दोनों में से कौन ठीक कह रहा है? सवाल नंबर 22 ये किया कि एक सैयारे को एग्जिस्टेंस के लिए 50 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं। अगर चांद हमसे ज़रा दूर होता या करीब होता, ज़मीन का सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता, तो इंटेलिजेंट लाइफ अपीयर ना होती। तो क्या ये हादसा था? तो क्या इस कायनात के अंदर जो करोड़ों अरबों सैयारे जो हैं बगैर किसी इंटेलिजेंट लाइफ के ज़हूर पजीर हुए, बगैर जो है बगैर किसी मकसद के सितारों के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी तख्लीक के मुतालिक राजा साहब आप क्या कहेंगे? क्या उनकी तख्लीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है या आपके फर्जी अल्लाह ताला का इंटेलिजेंट डिज़ाइन है? जी, एब्सोल्युटली डिज़ाइन है, बट यू हैव टू रिफ्यूट द आर्गूमेंट। इसलिए कि अगर फ्रॉम द सिंगुलैरिटी यूनिवर्स हर तरफ फैल गई और एक ही तरह से फैलती गई और उसके टेम्परेचर ऐसे हुए और वैसे हुए, दिस तरह दिए वो सारे का सारा रैंडम था, तो पता क्या होना चाहिए था? फिर ये होना चाहिए था कि हमें जगह जगह गोल्डी लॉक्स का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, जगह जगह हमें जो यूनिवर्स है उसके अंदर ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं वो तो जगह जगह हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। हुआ क्या? सिर्फ एक यूनिवर्स, माफ़ी चाहता हूँ, एक सियारा, जिसकी कोई 50 के लगभग रिक्वायरमेंट्स हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, जिसमें उसका अपना साइज़ है, जिसमें उसका और चाँद का जो डिस्टेंस है, जिसमें उसके आगे सियारे इस तरह से हैं जो उनको अननेसेसरी डेब्री से बचाते हों। ये आपका मुर्शिद जिसे आप कहते हैं, कार्ल सैगन, वो बेवकूफ़ आदमी था जो कहता था कि किसी सियारे को अपनी सर्वाइवल के लिए, इस तरह की जो माहौल है उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी है उसकी ये बेवकूफ़ी खुल के सामने आ गई है। 2 नहीं, कोई 50 के लगभग हैं और हमारे सियारे में वो हैं। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे वो क्यों है? और अगर आप ये कहते हैं कि ये डिज़ाइन नहीं है, ये रैंडम है, तो ये तो इतनी बड़ी कायनात है, जगह जगह ऐसा होना चाहिए था। व्हाई नॉट एल्सवेयर? और अगर आप कहें, ये कहते हैं कि कहीं हो सकता है, तो हो सकता कोई जवाब नहीं है ज़रूर दिखा दीजिए। व्हाई नॉट? राजा साहब ने आखिरी सवाल ये किया जिसका मुझे अभी भी नहीं पता कि नेचुरल सिलेक्शन का इल्हाद से क्या ताल्लुक है, लेकिन चूंकि राजा साहब ने होमवर्क दिया था तो हमने होमवर्क कर दिया है कि जनाब नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, ये इंटेलिजेंट होती है या ब्लाइंड होती है, तजर्बे करके स्पीशीज बनाती है, रैशनल होती है? ये राजा साहब ने सवाल किया। तो राजा साहब, जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो फेवरेबल ट्रेट्स वाले जानदार को इनेबल करती है कि वो कुदरती आफात का बेहतर मुकाबला कर सके, और अनफेवरेबल ट्रेट्स वाले जानदार जो है मादूम हो जाते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन होती है। डोडो जो है मादूम हो चुका है, मैमथ जो है मादूम हो चुका है, पैसेंजर पिजन यानी पैगाम रसानी वाला कबूतर जो है इसी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मादूम हो चुका है। ये ब्लाइंड होती है। अगर ये इंटेलिजेंट होती तो आपके अल्लाह की इतनी खूबसूरत मखलूकात को इस ज़मीन के ऊपर एक्सटिंक्ट ना करती। मैसेंजर पिजन, राइट, वो एक्सटिंक्ट हो गया इसलिए कि वो इवोल्व हुआ था कि वो पैगाम रसानी कर सके, कि उसकी सर्वाइवल डिपेंड कर रही थी इस चीज़ पे। खैर, वो इनेबल करती है ऐसे ट्रेड्स को जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। पढ़ लिया करो इस चीज़ को, पढ़ लिया करो। मैंने डिबेट में भी इसीलिए इतनी ज़्यादा ग्रिलिंग की थी कि शायद उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिले और कुछ पढ़ लिया करें आप, उसको पढ़ के कुछ अपने आप को बेहतर कर लेते। नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट ट्रेड्स को नहीं करती है, म्यूटेशंस को करती है डार्विनी नज़रिए के मुताबिक, क्योंकि जो ट्रेड्स होते हैं वो फिनोटाइप होता है उस जीनोटाइप के इस तगय्युर को जिसको नेचर प्रिजर्व करती है। यार, ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है कि मैं आपको इल्हाद भी पढ़ाऊँ, आप लोगों को इर्तिका भी पढ़ाऊँ और फिर बताऊँ कि उसमें से गलतियाँ क्या हैं। कुछ खुद भी मेहनत कर लिया करें। और देसी मुल्हिदीन, बाय द वे, ये वो बंदा है जिसने किताबें भी लिखी हुई हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि आपके मुसन्निफ़ीन की ये ज़हनी हालत है कि जिस चीज़ को पढ़ाते हैं उसके बारे में ये बेसिक्स भी नहीं पता, ये भी आपके दानश्वर हैं, तो ये इस्लाम के बारे में कितनी सच्ची बातें आपको बताते होंगे, कितनी बताते होंगे। खैर, अब मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ कि नेचर इनेबल करती है ट्रेड्स को और जस्ट लाइक दैट, और शायद वो ब्लाइंड भी होती है, इंटेलिजेंट भी होती है, और पता नहीं क्या क्या होती है। देखिए, मैं तो आप लोगों से मोहब्बत में कहता हूँ थोड़ा भला हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि डार्विन अगर होता यहाँ पे तो उसने यही कहना था, थोड़ा कख ना रवे, खज्जल करके रखता तुसी मैनू। अल्लाह हाफिज़।